नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने 12 लगन तक की बात की और प्रत्येक लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, कौन कौन से मारक होते हैं, ये हमने आपको बताया। बहुत सरल विधि से मैंने आपके सामने वो चर्चा रखी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे समझ पाए होंगे, उसका लाभ उठा पा रहे होंगे। मित्रों, हमने बीच में जब मारक की बात चल रही थी तो हमने कहा था कि मारक भाव क्यों कहा गया है इसके लिए। तो आज हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। अध्याय 62 में आज जो हम निर्णय करेंगे, मारक स्थान का निर्णय करेंगे कि कैसे वो मारक स्थान होता है। और जब वो मारक स्थान होता है तो उसका स्वामी भी मारकेश हो जाता है। वो अपनी दशा और अंतर दशा में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, रोग, बहुत परेशानियां, अड़चने वो देता है। उसी की आज हम चर्चा करेंगे। पारसरी सिद्धांत में ये हमें एक जन्म पत्रिका बना ली है, हमारा तन भाव है, लगन है। ये इसको हम क्या कहते हैं? लगन कहते हैं। लगन को तन भाव कहते हैं। तन माने शरीर। इस शरीर का आयु और मृत्यु वो 8वें भाव से देखी जाती है। और इसका जो व्यय स्थान होता है 12वां, उसको व्यय स्थान कहते हैं। पारसरी सिद्धांत में एक साधारण नियम बताया है कि प्रत्येक भाव से 12वां भाव जो होता है वह उसका व्यय होता है। व्यय में सभी प्रकार का व्यय होता है। जीवन का भी व्यय होता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश जो भी है वो सब उनका व्यय हो जाता है उसमें। उस भाव को बुरा माना जाता है। प्रत्येक भाव से 12वां भाव, ये एक साधारण कारिका दी है ऋषि पाराशर जी ने। तो ये तन भाव है, शरीर है उसका, व्यक्ति का, और उसका व्यय भाव कौन सा होता है? 12वां होता है। यदि हम यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां भाव हो गया। तो प्रत्येक भाव से उसका 12वां भाव उसका व्यय कराता है, व्यय दर्शाता है, उसकी हानि दर्शाता है। ये आप समझ लीजिए। प्रत्येक भाव के बारे में बात हो रही है। तो 12वां भाव कौन सा होता है? यदि हम कुंडली को अपनी तरफ रखेंगे तो जो दायां भाव जो पड़ता है उसको हम 12वां भाव कहते हैं। अन्यथा आप गिन भी सकते हैं। अब यहाँ से गिना हमने तो ये कौन सा भाव आ गया? 12वां भाव आ गया। तो इससे ये दाएं हिस्से पे जो भाग आता है वो इसका व्यय होता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसका व्यय ये हो गया। ये भाग्य है, भाग्य का स्थान, इसका व्यय ये हो गया, 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 इसका व्यय ये हो गया। इस तरह से जिस तरह से घड़ी चलती है उसकी तरह से हम उसके पीछे वाला भाग देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यय भाव कहेंगे। ऋषि पाराशरी ने इन सब भावों को एक संज्ञा दी है। इसको तन भाव का है, धन भाव का है, यानी भ्रात भाव का है, इसको सुख भाव का है, संतान भाव का है, इसे शत्रु का भाव का है, इसे भार्या भाव का है, और इसे आयु भाव का है। तो ये अब यदि हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां जो भाव है, जो 8वां घर है, जो 8वां हाउस है, वो क्या होता है? वो आयु का होता है। इसको आयु भाव कहा गया है। ये समझ पा रहे होंगे आप। वैसे भी ये भाग्य का 12वां भाव है तो और अशुभ हो गया। भाग्य का 12वां, भाग्य का व्यय हो जाना, सब कुछ समाप्त हो जाना। तो इसीलिए अष्टम भाव को ज्यादा नेष्ट मानते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन इसको क्या है? आयु की संज्ञा दी गई है। जब आयु की संज्ञा दी है तो मृत्यु यहीं से होगी। मृत्यु हम यहाँ से भी देखेंगे।
आदमी की, व्यक्ति की मृत्यु कहाँ से होनी है? यहाँ से होनी है, व्यय यहाँ से होना उसका। आयु कहाँ है? वो 8वें भाव से है। अब इस 8वें भाव के आयु को मारने वाला कौन सा भाव होगा, उसको हम मारक भाव कहते हैं। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका 8वां भाव, इसका 12वां भाव कौन सा हुआ? 7वां भाव। इससे 12वां भाव ये हो गया। हम यहां से कहते 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां भाव क्या है? ये 8वां भाव आयु का है। अब यहां से हम इसका 12वां भाव गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां भाव ये आ गया और इसको संज्ञा दी गई है मारक की। इसको कौन मारेगा? ये मारेगा, ये व्यय करेगा इसकी, ये हानि करेगा किसकी? आयु की। बहुत आसानी से समझ पा रहे होगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मारक रखा गया। और इस मारक भाव का जो स्वामी होता है उसको मार्केश कहते हैं। एक सिद्धांत और बताया है कारिका में, जो लघु पारसरी में पारसर सिद्धांत में आया है कि भावाद भावम, एक निर्णय लिया जाता है, भावाद भावम, भाव से भाव तक यदि और हम उसको समझें तो उसके बारे में और ज़्यादा पता पड़ती है, हमें और ज़्यादा जानकारी होती है। यदि हम यहाँ से देखें तीसरा भाव का आएगा पराक्रम का है, तो ये 1 2 3 तीसरा भाव। अब यहाँ से हम 3 आगे और गिने 1 2 3, तो ये 5वां भाव भी पराक्रम का ही माना जाएगा। इसका ये पराक्रम है। यदि हम चौथे भाव की बात करें 1 2 3 चौथा भाव ये हो गया सुख सुविधा वाहन मकान दुकान जो भी है, यहाँ से देखते हैं, माता को भी यहीं से देखते हैं। अब यहाँ से चौथा कौन सा पड़ेगा? 1 2 3 4 ये भाव पड़ेगा। तो यहाँ से जो सुख सुविधा वाहन का देख रहे हैं हम, तो यहाँ से भी हम सुख सुविधा वाहन का देखेंगे। तो इसको कहते हैं भाव से भाव तक, उसी भाव तक और आगे हम जाएंगे तो हमें और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा ऋषि पारशर ने कहा है। यदि हम यहाँ से कहें संतान की बात कर रहे हैं तो संतान का भाव कौन सा होता है? 5वां होता है। हमने यहाँ शिक्षा का भी भाव यहाँ से देखते हैं, ज्ञान का यहाँ से देखते हैं, विवेक का देखते हैं, संतान का देख लीजिए। तो ये कौन सा भाव पड़ेगा? 1 2 3 4 5वां भाव पड़ा संतान का। संतान के बारे में हम चर्चा करेंगे तो फिर कहाँ से देखेंगे? हम यहाँ से देखेंगे। माता के बारे में देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे। पराक्रम के बारे में देखेंगे, जिस भाव को देखेंगे वहां से उतने ही भाव आगे हम चले जाएंगे। अब उस भाव को गिनने के लिए पहले तो हमें उस भाव का निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा भाव है। तो 1 2 3 4 5 लगन से ही गिनेंगे हम, तो 5वां भाव हो गया। अब 5वें भाव से फिर और 5वें आगे देखेंगे, ये भाव हो गया 5 संतान का। 1 2 3 4 5 जो 9वां भाव है भाग्य का, वहां से भी हम संतान शिक्षा को देखेंगे। समझ पा रहे होंगे आसानी से। यदि हम सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम से सप्तम गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम भाव है हमारा। यहाँ से भार्या देखी जाती है, पति पत्नी देखे जाते हैं। अब यहाँ से क्या करें हम? यहाँ तो देख लिया हमने, ये मुख्य भाग हो गया इसका, ये मुख्य हाउस हो गया। लेकिन इसको और समझने के लिए ऋषि पारशर ने कहा कि उतने ही भाव आगे और चलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो लगन को भी देखना पड़ेगा। इसमें कमा बेसी आ रही है और इसमें कोई कमा बेसी कम आ रही है और है ही नहीं यहाँ कमा बेसी कोई, तो फिर इस भाव को हम इतना बुरा नहीं मानेंगे। इसलिए इसको भावात भावम की संज्ञा दी गई है। भाव से भाव तक और जाना होता है, ये आसानी से समझ पाए होंगे। तो जब हमारी आयु की बात हम अपने उस पर आ जाते हैं, मारक भाव की बात कर रहे हैं हम, तो ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया। अब यहाँ आयु की बात कर रहे हैं तो आयु से 8वां भाव हो गया हमारा, जो घर हो गया 8वां, ये आयु का घर कहा गया है। अब यहाँ से भावात भावम के आधार पर हम यहाँ 8वें भाव तक, यहाँ से लगन से गिन के यहाँ तक आए, तो यहाँ से भी हमें आगे और जाना है 8 तक।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीसरा लगन से कौन सा भाव पड़े? तीसरा। तो ये तीसरा और आठवां भाव जो है, जो तीसरा और आठवां घर जो है, ये काय के कहे गए? ये आयु के कहे गए। ये मुख्य आयु है, ये गौड़ आयु है। यहां से आयु का विचार किया जाएगा और यहां से गौड़ आयु का विचार किया जाएगा। अब इसका तो हमने मार्ग बताया आपको। 12वां भाव जो भाव होता है किसी भी भाव से, वो उसका मार्ग होता है, उसका व्यय करने वाला होता है, उसको हानि का पहुंचाने वाला होता है। तो आयु क्षीण कहाँ से हुई? 7वें भाव से। यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां का ये 12वां हो गया। हम गिन के आएंगे तो ये 12वां भाव पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे? तो आयु का मारक भाव कौन सा हुआ? 7वां हुआ। अब यहाँ से हम यदि बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे से कौन सा मारक हुआ? ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आयु का 12वां भाव ये पड़ा। तो ये भी, ये गौड़ हो गया, मुख्य ये हुआ और गौड़ ये हुआ, तो इसका भी मारक ये भाव दूसरा हो गया। इसलिए हमने आपको जो कुंडलियों का विश्लेषण कर रहे थे, लग्नों का विश्लेषण जो कर रहे थे, हम वहाँ बार बार आपको बता रहे थे कि दूसरा भाव और 7वां भाव मारक होता है। इस प्रकार से हम इसको संज्ञा देते हैं मारक की। ये ऋषि पाराशर ने अपनी कारिकाओं में बताया है, अपने सिद्धांतों में बताया है। समझ पाए होंगे वह आसानी से आप। अब इस भाव के जो स्वामी होते हैं वो मार्केश कहे गए अशुभी होते हैं। चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, उसकी दूसरी राशि कहीं भी हो, लेकिन उसको मार्गत प्राप्त, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे, अपना ज्ञान विवेक को लगाओगे उसमें, उनका अध्ययन करोगे, ऋषि पाराशर जी। अब इसमें भावार्थ रत्नाकर में कुछ अलग बात कही है। ऋषि पाराशर के समतुल्य जैमिनी ऋषि हुए, उन्होंने पद की बात करी है इसी में। तो मैं आपको उन भ्रांतियों में नहीं डालना चाहता। विनायक शास्त्री जी उन्होंने भी जो है इसी कारिका को लिया है। मंत्रेश्वर ने अलग बात। मैं उन सारी चीज़ों, आप अपना अध्ययन करना, उनको पढ़ना, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो हमारे सिद्धांत चल रहे हैं उसमें यही आपके लिए लाभप्रद है। इसलिए हम आपको किसी दूसरी चीज़ों में जोड़ना नहीं चाहते, आपको विचलित करना नहीं चाहते। सीधा सीधा टूटा पॉइंट बात कर रहे हैं हम आपसे। आप इनको समझिए, सीखिए, तो आप ये समझ पाए होंगे कि मैंने बताया आपको कि ये 7वें भाव का स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, क्या हो गया? वो मार्गेश ही होगा। शुभ है तो शुभता तो देगा, लेकिन मार्गत्व को भी प्राप्त है तो मार्गत्व को नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से तीसरे भाव से दूसरे भाव का जो स्वामी है, यहाँ से लगन से 12वां भाव पड़ता है, ये भी मारक है, ये गौड़ मारक है। तो कुछ ऐसी भी चर्चा आई है अलग अलग। जैमिनी ऋषि ने अलग कहा है और उन्होंने भावार्थ रत्नाकर में अलग कहा है, जैमिनी जी ने अलग कहा है। उसमें क्या कहा है, उन चीज़ों के झंझटों में हम नहीं पड़ेंगे। इसके बारे में तो बताया हमने कि ये दूसरे सम हो जाते हैं, लेकिन समता के साथ साथ वो राशि कहाँ की, दूसरी राशि उसकी कहाँ पड़ी है, उसको भी देखते हैं। ये भाव शुभ कहे गए हैं। केंद्र के भाव 1 2 1 4 7 और 10 ये शुभ भाव कहे हैं, लेकिन इनके जो स्वामी होते हैं वो अपनी नैसर्गिकता को छोड़ देते हैं, ये समझ लीजिए। तो ये भी मारक हो गया और ये भी मारक हो गया। ये प्रबल मारक कहा गया है ऋषि पाराशर के सिद्धांत में। ऋषि पाराशर जी को ही सबने माना है। जैमिनी ने अपनी बातें रखी हैं उसमें, भावार्थ रत्नाकर में तो यही बात कही गई है। विनायक शास्त्री जी ने भी लगभग यही बातें करी। तो पाराशर ऋषि सिद्धांत में इसको ज्यादा प्रबल मारक माना जाता है 7वें भाव को। वहाँ थोड़ा विरोधाभास हो गया कि ये लगन से दूसरा भाव पड़ेगा, पहले तो ये मारक होगा, ये तो बाद में मारक होगा, ये गौड़ हो जाएगा, ये बाद का है तो इसको ज्यादा मारक मानेंगे, इसको ज्यादा मारेंगे और इसको कम मानेंगे। ऐसा नहीं है। ऋषि पाराशर ने कहा है कि आयु का भाव ये है, मुख्य आयु कहाँ से देखी जाएगी, यहाँ से देखी जाएगी। तो क्या है, इसका जो मारक भाव है वो 12वां भाव, वो 7वां भाव कहा जाएगा। जहाँ का मारक स्वामी जो होगा वो प्रबल मारक होगा और दूसरे वाले भाव का जो स्वामी होगा वो गौड़ मारक होगा। लेकिन
मारक तो दोनों ही होंगे, ये मान के चलिए, मारक तो दोनों भाव के स्वामी ही होंगे। इसलिए ये मैंने आपको बताया। तो पहला सबसे अधिक जो बलशाली कौन हुआ मारक, वो 7वां भाव हुआ। उससे कम बलशाली कौन सा हुआ, दूसरा भाव हुआ। और उससे कम बलशाली हमारा व्यय भाव हुआ। ये भी तो व्यय कर रहा है। ये किसका व्यय कर रहा है, ये तन का। शरीर, जब शरीर ही नष्ट हो गया, मृत्यु हो गई, तो फिर क्या रह गया संसार में। तो इस और चीजों को हम झेल लेंगे, किसी चीज की कोई कमी हो जाती है उसको झेल लेंगे, लेकिन जब मृत्यु हो गई तो फिर कहाँ झेलेंगे। तो इसलिए कहा है उसमें कि ये प्रबल मारक है 7वां भाव, ये गौड़ मारक है, और उससे ये कम मारक, ये भाव व्यय भाव माना जाता है। तो मारक तो ये तीनों ही होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इसकी गणना करके बताई, और आप समझ पाए होंगे कि हमने इनको मारक भाव में क्यों लिया था उन ग्रहों को। तो आप समझ पाए होंगे। धीरे धीरे हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो चलेंगे, और कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो हम जब बीच बीच में चलते रहेंगे और बताते रहेंगे, और आप उनको नोट कर लिया करो। जो विशेष बात कोई आए उनको नोट कर लो, नहीं आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा और ऐसी समझ में आ जाएगी, और कोई गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है। और आप अपने अध्ययन को बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं और उसमें परिपक्व होना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारियां भी कीजिए। हमने आपको बताया है, भरत होरा शास्त्र पाराशर द्वारा लिखा हुआ वो पढ़िए, फल दीपिका पढ़िए, बहुत सारे ग्रंथ हैं। उत्तर कालामृतम पढ़िए, कालिदास जी का लिखा हुआ बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप उनमें आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप अपने ज्ञान को अपने आप बढ़ाइए, फिर अपने अध्ययन में बढ़ाइए। हम तो आपको सारांश रूप में आपको बता रहे हैं। तो हमने इसलिए इसका बताया कि मारक भाव को हम अलग से बता देंगे। तो आज हमने मारक भाव की चर्चा कर दी। अब हम आगे जो चलेंगे, अब इन भावों के कारकत्व क्या क्या है, क्या क्या चीज़ कौन कौन से भाव से देखेंगे जीवन में, हम इन्हीं से बताएंगे। यही 12 भाव होंगे, यही 12 राशियाँ होंगी, यही 9 ग्रह होंगे और यही 27 नक्षत्र होंगे। सारा ज्योतिष इसी में समाहित है, इसी में समाया हुआ है। हम इन्हीं के आधार पर बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि वे बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। मित्रों, इसी के साथ ये चर्चा आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ दे जाऊं और आप सीख पाओ, जीवन में उसका लाभ उठा पाओ, किसी जादू टोना टोटका के चक्कर में ना पड़े। इसलिए मैं तो इसी को सार्थकता समझूंगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।